यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से अपील की है और सीधा मैसेज, सीधा संदेश और सवाल जो हर किसी के जहन में है इस अपील के बाद कि यह संकट आखिर कितना गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मायने क्या हैं, ये आज हम समझने की करेंगे कोशिश। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने बीते 2 दिनों में दूसरी बार देश से बड़ी अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से बचत करने और पेट्रोल डीजल की कम खपत के लिए जोर दिया है। सोमवार को पीएम मोदी ने गुजरात के वडोदरा में कहा कि देश के लोगों को अभी कम से कम 1 साल तक सोने की खरीद नहीं करनी चाहिए, ज्वेलरी नहीं खरीदनी है। यही सारी बातें एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने रविवार को हैदराबाद में भी कही थी। सवाल है कि पीएम मोदी को 2 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार लोगों से बचत की अपील क्यों करनी पड़ी? अब बड़े सवाल, क्या सरकार का असली मकसद देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है? क्या ग्लोबल चुनौतियों के प्रभाव से बचाने के लिए सरकार देश के लोगों से ऐसी अपील कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश के अलग अलग शहरों के लोगों की राय भी रखेंगे आपके सामने। साथ ही इसी विषय पर एक्सपर्ट्स के साथ भी होगा सवाल। लेकिन शुरुआत पहले बड़ी खबर के साथ, जहां सबसे बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से दूसरी बार अपील। वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता, स्कूल को कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन करें, 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बचे और 1 साल तक विदेश यात्रा से भी बचे, पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करें। तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो अपील जहां पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने के साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए, यहां तक कि स्कूल भी अब एक बार फिर ऑनलाइन हो। हालांकि 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बचने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है, जबकि 1 साल तक विदेश यात्रा से भी बचने की बात कही। और क्या कहा, सुनिए। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती हो। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार यह अपील की जा रही है। 2 दिन में 2 बार पीएम मोदी ने यह अपील की है। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात की है, स्कूलों को ऑनलाइन मोड में चलाने की बात की है, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की बात की है, सोना ना खरीदने की अपील की गई है। वो अहम बातें क्या हैं जो कि पीएम मोदी बार बार अपने बयानों में जिसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं। संकट कितना गंभीर है यह समझाने की कोशिश की जा रही है। 1 साल तक सोना ना खरीदें, ऐसा क्यों कहा समझिए। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए यह अपील की गई है पीएम मोदी की तरफ से। भारत 99% सोना विदेशों से खरीदता है, यानी हमारे यहां खपत ज्यादा है, उपभोक्ता तो बहुत हैं सोने के, लेकिन हमें मंगवाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। 99% सोना ना खरीदने पर इंपोर्ट बिल घटेगा, ये इसकी बड़ी वजह नजर आती है। हालांकि ऐसा क्यों कहा, यही समझना भी बहुत जरूरी है समीर, क्योंकि जहां बात पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की है, वहां समझना होगा कि ईरान युद्ध से तेल के दाम 50% तक बढ़ चुके हैं। एक और बड़ा फैक्टर, जहां भारत ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं और तेल कंपनियों को हर दिन 2400 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है, और पेट्रोल डीजल की खपत की बात इसीलिए ही कही गई है। समीर,
जी हां, भारत लगभग 70% तेल आयात करता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हो सके तो कारपूलिंग कर लीजिए, बस से जाइए, मेट्रो में सफर कीजिए, लेकिन पेट्रोल डीजल बचाइए। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे। कोरोना काल की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ये बात कह रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से जाहिर है पेट्रोल डीजल की खपत घटेगी, गाड़ियां सड़कों पर कम निकलेंगी। पेट्रोल डीजल की खपत घटने से डॉलर बचेगा। ये एक अहम पहलू है जिसकी वजह से ये अपील की गई है। सालाना 38 करोड़ लीटर फ्यूल बचाया जा सकेगा अगर वर्क फ्रॉम होम पर अमल किया जाए तो पूरी तरह से। ये एक आंकड़ा निकल कर आ रहा है। 1 साल तक विदेश यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि लगभग 78,500 करोड़ रुपए की बचत इसके जरिए हो सकती है। विदेश की बजाय भारत में पर्यटन से स्थानीय रोजगार को भी फायदा होगा। और महत्वपूर्ण कि किस तरीके से देश में खर्च हुए पैसों से भारत की इकोनॉमी मजबूत हो सकेगी। ये वो फैक्टर्स हैं जिसमें विदेश यात्रा ना करने को देखते हुए इसके मायने हैं। बिल्कुल, और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें। ये एक बड़ा बयान पीएम मोदी का आया है। ये क्यों कहा गया? फर्टिलाइजर की कम खपत से इंपोर्ट बिल कम होगा, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का खर्च भी कम होगा, सरकार पर जो खर्च है उसमें भी कमी आएगी। ये बयान इस वजह से दिया गया और ऐसे ग्लोबल संकट के दौर में हमें इस पर अमल करने की जरूरत है, किसानों को इस पर अमल करने की जरूरत है, ये साफ तौर पर कहा गया है। हालांकि खाने के तेल के कम इस्तेमाल की बात इसलिए कही गई क्योंकि फूड ऑयल का 60 से 65% हिस्सा विदेशों से आता है। अब इस फैक्टर को अगर आप समझेंगे तो कम खपत से भारत को कम डॉलर बाहर भेजने पड़ेंगे और भारत के फॉरेन रिजर्व में भी डॉलर बना रहेगा। जी हां, विदेशी ब्रांड की जगह स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी पर जोर की बात दोहराई गई है पीएम मोदी की तरफ से, क्योंकि जाहिर है अगर ऐसा होता है तो भारत का पैसा देश में ही रहेगा, जिसकी मौजूदा दौर में ज्यादा जरूरत है। देश के रोजगार को इससे बढ़ावा मिलेगा। मेड इन इंडिया पर वो जोर दे रहे हैं। भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी अगर विदेशी ब्रांड की जगह स्वदेशी को अपनाया जाए तो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के तनाव साफ तौर पर अलग अलग रीजन्स में दुनिया के देखे जा रहे हैं, उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अपील कितनी अहम है ये तो बताइए ही, लेकिन साथ ही साथ जो बड़ा सवाल इस वक्त बहुत सारे लोगों के जहन में है, कितनी व्यवहारिक है, कितनी प्रैक्टिकल है, इस पर अमल किया भी जा सकता है या नहीं? समीर जी, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एड्रेस था नेशन के लिए, ये एक अपने आप में एक स्ट्रेटजिक शिफ्ट है। हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया इतनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस मॉडल पर आ चुकी है कि एक दुनिया जब स्टेट ऑफ हार्मुज पर जब पूरी दुनिया चोक कर रही है एनर्जी को लेकर के, उस समय इस तरीके के एड्रेस देना एक स्वाभाविक है। इसमें मुझे कोई अप्रत्याशित नज़र नहीं आ रहे। और जितने 7 पॉइंट है सबके अपने अपने एक सिग्नल है, अपने अपने स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है। तो ये कहना कि जैसे पहला एग्जाम्पल आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि नेचुरल फार्मिंग हमें करनी होगी, फर्टिलाइजर से बचना होगा। तो ये तो दुनिया, ये हम 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर कंट्री है और किसी भी देश के लिए ऐसे बोलना, ऐसे आह्वान करना ये तर्कसंगत लगता है। कई ऐसे पॉइंट है जहां पर जो दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं वो उसके सिग्नल है। और दूसरी बात है, कई ऐसे पॉइंट है जो हमें प्रैक्टिस पर आना, जैसे वर्क फ्रॉम होम है, वर्चुअल मीटिंग है, तो ये एक वे ऑफ लाइफ में आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये भी एक शिफ्ट है लाइफ को लेकर के। अब भारतीयों को, हम लोगों को इस पर सोचना होगा। तीसरे पॉइंट जो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के आप समझिए कि ये 3rd लार्जेस्ट जो दुनिया का कंज्यूमर कंट्री है एनर्जी को लेकर के, तो यहाँ भी हमें अपने हैबिट में लाना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारत में हर घर में 5 गाड़ियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरह से शिफ्ट है। तो एक लाइफ स्टाइल से लेकर के, स्वदेशी से लेकर के, मेक इन इंडिया से लेकर के, दुनिया की एनर्जी क्राइसिस को लेकर के सारे मुझे लगते हैं संकेत इन 7 पॉइंट पर छिपे हुए। लेकिन तो मुझे संकेतों ने क्या चिंता बढ़ा दी है आम व्यक्ति के मन में, ये देखते हुए कि ऐसे समय में ये अपील की जा रही है कि वाकई पश्चिम एशिया के, वेस्ट एशिया के संकट का भारत पर बड़ा असर हो सकता है? सवाल इसको लेकर भी डिफेंस एक्सपर्ट से करेंगे। उससे पहले एक और बड़ी खबर है जहां सप्लाई चेन पर असर से ही ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़ चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव $105 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। एक दिन में कीमतों में 0.96% की बढ़त को लेकर ही खबर है। तो मौजूदा स्थिति और जिस
जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसके असर को देखते हुए ही पीएम की ये अपील। लेकिन सवाल समीर यही है कि क्या इस जन अपील का कोई असर पड़ेगा? और चिंता लोगों की इस बात की है कि अगर प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं तो क्या वाकई संकट और ज्यादा गहरा हो सकता है? फिलहाल फैक्ट्स के साथ कुछ इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। समीर, बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील एक तरफ और दूसरी तरफ मौजूदा स्थिति क्या है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है, अहम तो है, यानी कहीं ना कहीं संकट बड़ा तो है, ये भी नजर आता है, क्योंकि 2 दिन में 2 बार अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद। अपील का मतलब समझिए, 1 साल सोना ना खरीदे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। मौजूदा स्थिति क्या है? आयात पर, सोने के आयात पर जो सालाना खर्च होता है वो 6 लाख करोड़ का है। 2025-26 में खर्च 6.40 लाख करोड़ रहा। आप अंदाजा लगाइए, ये आयात पर जो खर्च हुआ वो हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि हमें 99% जो खपत होती है उपभोक्ताओं के लिए, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए, वो आयात करना पड़ता है। अपील से विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील जो है, इसकी एक बड़ी वजह ये नजर आती है। इस युद्ध के हालात में पेट्रोल, डीजल और तेल को लेकर तो आम लोगों की समझ थी, लेकिन जिस लिहाज से पेट्रोल और डीजल को बचाने की इस वक्त अपील की जा रही है वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि इसके बंद होने से ही क्रूड 50% महंगा हो चुका है और भारत जहां 85 से 90% तक बाहर से आयात करता है, तो जाहिर सी बात है ये अपील बहुत मायने भी रखती है और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां जल्द ये खर्च अब 17 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। समीर, बिल्कुल, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है पीएम मोदी की तरफ से कि विदेश यात्रा से बचें, फॉरेन टूर से बचें। मौजूदा स्थिति क्या है? 2023-24 में खर्च 2.72 लाख करोड़ था। ये इंपॉर्टेंट बात, 2025-26 में खर्च 3.65 लाख करोड़ हो गया बढ़कर। यानी आप देखिए कि लगातार ये जो खर्च है ये बढ़ रहा है। विदेश यात्रा से बचने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वजह से करते नजर आ रहे हैं ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। हालांकि ये करेक्शन होगा, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करें, ये एक छोटा सा एरर है इसमें। लेकिन इस बीच बता दें कि इस साल 1.50 लाख करोड़ का आयात हुआ है और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करने की बात इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर कतर से आयात होता है। और एक और बड़ी बात, मौजूदा स्थिति इस लिहाज से समझिए जहां ईरान युद्ध के बाद आयात पर भी संकट आया है। समीर, बिल्कुल, और खाद्य तेल की खपत कम करने की जरूरत की ओर भी ध्यान दिलाया पीएम मोदी ने। जरूरत का 60% कुकिंग ऑयल आज की तारीख में भारत आयात कर रहा है। खाद्य तेल की खपत से विदेशी मुद्रा बचेगी, ये सीधे तौर पर नजर आता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों में 2 बार ये बड़ी अपील देश से करते नजर क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट समीर हमारे साथ है, इसलिए ब्रजेश सर सवाल आपसे इस लिहाज से जनता को समझा दिए कि क्या वाकई ईरान युद्ध का संकट इतना ज्यादा गहरा चुका है कि सब इसकी चपेट में है? भारत कहां स्टैंड करता है? इन तमाम फैक्टर्स को आपसे सवाल से पहले इसलिए रखा सर क्योंकि जन अपील का आपको लगता है एक बड़ा असर हो सकता है। क्या यहां भारत ग्रोथ की बजाय स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है? सुरभि, ये जो ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है ये वाकई दुनिया का एक बहुत बड़ा संकट है। शायद पिछले 2.5 महीने के अंदर हम लोगों का इसका अंदाजा उतना नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे तेल की कीमतें या बाकी चीजें सामान्य जिंदगी चल रही थी और इलेक्शन का बहुत तगड़ा दौर चल रहा था। इस कैकोफोनी के बीच में शायद लोगों को उतना खबर नहीं रहा होगा कि ये दुनिया का एक सबसे बड़ा संकट है जिसमें बड़े देश, छोटे देश, समृद्ध देश, गरीब देश सभी शामिल हो गए हैं। अमेरिका जिसके पास सबसे ज़्यादा तेल है, उसके यहाँ पर अगर तेल की कीमत 150% बढ़ जाती है, सोचने की बात है। और हमारे जैसे या चीन के जैसे या साउथ कोरिया के जैसे या जापान के जैसे जो लोग 80%, 70 से 80% निर्भर है, उनके लिए ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। हालांकि दुनिया ने इसके ऊपर में काफ़ी काम किया है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो या दूसरी चीज़ें, दूसरी तरह की चीज़ें हो, इनोवेशन हो वगैरह, मगर हमारे देश के लिए ये संकट की बात है। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने और ये खाली शेयर किया है देशवासियों से कि इस समय संकट की घड़ी में हम सब लोगों को तैयार होना चाहिए अपना योगदान देने के लिए। मैं उस तरह से देखता हूँ।
ठीक। वैसे भी देखते हैं तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो बिल है 775 बिलियन डॉलर्स रहता है, और उसके अंदर देखेंगे 31% 4 सामग्री में आता है। पहला ईंधन और तेल, पेट्रोलियम और गैस। दूसरा सोना 72 बिलियन डॉलर। तीसरा तिलहन 20 बिलियन डॉलर, और चौथा फर्टिलाइजर 19.8 बिलियन डॉलर। तो आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्हीं चारों के विषय में बताया है कैसे हम बिजली बचाएं, पेट्रोलियम को बचाएं, या फिर अपना कैसे बजट सवाल लगाएं। यही है कि अपील तो की गई है, लेकिन ये होगा कैसे? मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जब अपील करते हैं तो उसका बड़े पैमाने पर असर होता है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन अब जो अपील की जा रही है पश्चिम एशिया के संकट के मद्देनजर, वो अमल में आएगी कैसे? पीएम कहते हैं वर्क फ्रॉम होम आप कीजिए, प्राइवेट हो या फिर सरकारी दफ्तर, वहां पर वर्क फ्रॉम होम को शुरू किया जाए, लोग अपनी गाड़ियां कम से कम निकालें, कार पूलिंग करें। कोई योजना, कोई प्लानिंग है क्या सरकार के पास? क्योंकि अभी तक इससे जुड़े कोई फैसले सरकार ने तो नहीं लिए, फिर यह होगा कैसे? देखिए, हालांकि सरकार ने अभी जीओएम की मीटिंग कल बुलाई थी और उसके बाद कुछ डायरेक्टिव दिए थे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये मसला घरेलू होता तो ये आम जनता और सरकार के बीच आपसी सामंजस्य से इसका निदान निकाला जा सकता था। लेकिन ये मसला घरेलू नहीं है। ऐसा नहीं है कि तेल मिल नहीं रहा है, तेल मिल रहा है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में बने संकट की वजह से वो तेल और गैस या दूसरी चीजें आप तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ। और इसीलिए हर हालत में इसका निदान वहां निकालना होगा जो समस्या की जड़ में है। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो बहुत दर्द से दुखी है, तो आप पेन किलर देकर थोड़ी देर के लिए तो उसका दर्द कम कर सकते हैं, लेकिन उसका इलाज उसकी सर्जरी से ही हो सकता है। और वही बात है यहाँ पर कि मसला पश्चिम एशिया में है, मसला ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में है, तो उसमें इस तरह के उपाय भावनात्मक तौर पर अपील के लिए अच्छे हो सकते हैं या तात्कालिक तौर पर थोड़ी राहत दे सकते हैं, लेकिन इसका अस्थायी समाधान निकालने के लिए हमें तलाश करना होगा। और अस्थायी समाधान क्या है? देखिए, अभी कल रात में ही विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री 5 देशों के विदेश यात्रा पर 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में जा रहे हैं और भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करता है। तो बतौर ब्रिक्स अध्यक्ष हम चाहें तो रूस के साथ, चीन के साथ और इसके अलावा जो दूसरे कंट्री हैं, यूएई है, ईरान है, सबको बिठाकर कह सकते हैं कि देखिए, 2 मुल्कों की लड़ाई में पूरी दुनिया का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसका निदान निकाला जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत को इस वक्त बहुत अग्रेसिव जियोपॉलिटिक्स अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह के कुछ तात्कालिक उपाय किए जाए। दूसरी बात, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर अगर आप किसी से भी पूछिए तो मान लीजिए अगर आपने सोना नहीं खरीदा तो फिर ज्वेलरी इंडस्ट्री का क्या होगा? जब आप सोना खरीदते हैं, आपके देश में सोना रहता है, तो उससे रुपए और वर्सेस डॉलर का मूल्य निर्धारित होता है। तो अगर आपके सेंट्रल बैंक में सोना नहीं होगा तो आज जो रुपए 95 रुपीस का है वो कल के दिन में 150 रुपए पर डॉलर हो जाएगा। तो उसका आप क्या करेंगे? तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, तमाम दिक्कतें हैं। भारत इस वक्त एक इमर्जिंग इकोनॉमी ही नहीं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की विदेश मामलों की जानकारी इस वक्त हमारे साथ है मनीष। आप की बात को आगे बढ़ाते हुए संदीप, सवाल ये कर रही हूँ, भारत के सामने आर्थिक चुनौती है क्या? क्योंकि उसी आर्थिक चुनौती को देखते हुए जो बात मैंने कही, आप ग्रोथ पर नहीं, स्टेबिलिटी पर इस वक्त भले ही हालात को देखते हुए फोकस कर रहे हैं, ये अपील उसी का सबसे बड़ा नतीजा है। वो आर्थिक चैलेंजेस भारत के सामने क्या हो सकते हैं युद्ध के इस संकट को देखते हुए? देखिए, मेरा मानना ये, मैं अभी यही बात भी कह रहा था कि जो 7 पॉइंट से कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो हमें करना ही पड़ेगा। और ये बार बार जो सिग्नल, जैसे मैं एग्जांपल दिया अभी फर्टिलाइजर्स का, तो ये बार बार हम कहते आए हैं कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना होगा। तो मुझे लगता है ये ऑन प्रैक्टिस की बात भी है। और जो क्राइसिस जहां पर हमारे 80% 70% डिपेंडेंसी एनर्जी को लेकर के, वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान करना कि हमें नेचुरल फार्मिंग पर जाना होगा, तो ये बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और ये होना भी चाहिए। ये इसके पीछे पॉलिसी भी वर्क कर रही है। और हम सभी, आप पिछले 2 महीने से इस बात की बार बार चर्चा करते आए हैं कि ये जो ईरान संकट है, ये ईरान का संकट नहीं है। और इवन 4 साल से आप ही के चैनल में रशिया यूक्रेन की जब चर्चा कर रहे थे तो ये कह रहे थे ये यूक्रेन का युद्ध नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज ये बात समझ में आ चुकी है और ये तय हो चुका है कि दुनिया के किसी भी कोने पर जो संकट है उसका प्रभाव भारत के हर नागरिक पर पड़ेगा। समीर, आप भी इस बात को अग्री करेंगे कि इस तरीके की सिग्नलिंग बहुत बड़ा असर भी डालती है। और मैं जानती हूँ
समीर आपकी इस वक्त बाजार पर भी इसीलिए नजर होगी। बिल्कुल, और बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तो दो इसके बड़े रीजंस देखने को मिल रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान का प्रस्ताव ठुकराया, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील। एक नेगेटिव सेंटिमेंट बाजार में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बाजार गोते लगाता हुआ दिख रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की 1 साल सोना नहीं खरीदने की अपील पर मुंबई के लोगों का रिएक्शन क्या है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जवेरी बाजार से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे शादियों में मौके पे बेटी को स्त्री धन दिया जाता है, स्त्री धन के रूप में कुछ न कुछ दिया ही जाता है, तो ये उनका कहना असंभव है। आज हिंदुस्तान में 3 करोड़ तक कारीगर बसे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी कहाँ जाएगी? हर नुक्कड़ गली पे इम्पोर्ट गोल्ड का लाइसेंस हटने की वजह से हर गली और नुक्कड़ पे सोने चांदी की दुकानें होगी, उनकी रोजी रोटी क्या होगा? घर में शादी फंक्शन कुछ भी हो तो सोना लेना ज़रूरी पड़ता है। सरकार ने बोला है कि एक साल तक सोना नहीं खरीदना है, पर घर में कुछ भी फंक्शन हो, लेडीज़ के लिए सोना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। उनकी लोग बात सुनते हैं, उनकी लोग बात मानते हैं, वो जो कहते हैं उनके सर आंखों पे लेके चलते हैं। तो एक चीज़ जो इन्होंने बोला है, इसमें इफेक्ट तो 100% पड़ेगा, पर जिधर जिधर जो चीज़ों को जिनको ज़रूरत है वो एक बार लेने आ जाएंगे। जो रेगुलर शॉपिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन लोग की अपलोड फुटफॉल थोड़ी कम हो जाएगी। इफेक्ट भले इंडस्ट्री पे पड़ेगा, पर अगर देश का भला होता है तो ठीक है, इसमें भी देख के कर लेते हैं। कोरोना काल ऐसा था कि उसमें तो आदमी को 1 बजे टच नहीं करना इस हिसाब का था, तो वो वर्क फ्रॉम होम ठीक था। लेकिन आज जो वर्क फ्रॉम होम है पूरा होना संभव नहीं है। देश के लिए जो भी आवश्यक होगा वो हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 12 सालों में किया है, और उन्होंने जो भी किया है वो देश से हमेशा ही जुड़ा रहा है। और मैंने भी उनकी अपील सुनी, और हम सब लोगों ने डिसाइड यही किया हुआ है कि हमारी 5 गाड़ियां हैं, तो हम 4 भाई अब 2 गाड़ी में चलेंगे। समीर, ये वर्ड मैंने सिग्नलिंग इसीलिए कहा था क्योंकि जनता के बीच जो सिग्नल पहुंच रहे हैं वो समझना जरूरी है। इस जन अपील का असर क्या होगा ब्रजेश सर, ये सवाल तो आपसे किया, लेकिन इसके जरिए, इस अपील के जरिए क्या लोगों तक ये बात नहीं जा रही कि कहीं ना सही संकट और ज्यादा गहरा हो सकता है, जिसका आम लोगों पर बड़ा असर देखने को आने वाले दिन में मिलेगा? ब्रजेश सर, देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप आमतौर पे प्लेन स्पीकिंग नहीं करती, सब चीज को काउच करती है अच्छी भाषा में। अभी हालत तो ये भी देखिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कितना फ्रीबीज दिए हैं हर एक साल दर साल इलेक्शंस के बीच में, तो उनकी हालत, जो देश की इकोनॉमिक हालत पे तो असर है ही। अब उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, शायद ये रास्ता निकाला जा रहा है। मगर 2-3 चीज गौर करने की बात है। देखिए, पूरी दुनिया में, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसके पास सोने की हवस है लोगों के पास। अदरवाइज इकोनॉमिक्स से बात कीजिए तो कहते हैं गोल्ड एंड लैंड आर डेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं करते इकोनॉमिक साइकिल को, लेकिन वो हमारे लिए एक हवस है, हम खरीदते हैं विपत्ति के लिए, शादियों के लिए, दान के लिए, किसी कारण से। तो ये मेरे ख्याल कल्चरल इशू भी है जो संभालना पड़ेगा। जहाँ तक दूसरी बात थी, कोविड के दिनों में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, विद वर्क फ्रॉम होम हो, गाड़ियां नहीं चलती थी, बसेस भी नहीं चलती थी, सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट अनुसंधान हो, तो एक बार शायद बेल्ट टाइट करने की आवश्यकता आन पड़ी है। और मेरा ख्याल है क्योंकि ये कोविड भी 4-5 साल पहले फ्रेश है लोगों के दिमाग में, तो ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए इस हालात को प्रोसेस करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, इसलिए उस जन अपील को देखते हुए लोगों को ये समझना भी जरूरी है, जिसके तहत ये प्लानिंग की जा रही है। हालांकि अगली खबर पर मैं जानती हूं समीर आप सवाल लेंगे, उससे पहले खबर बता दूं, क्योंकि इस तेल की आग ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया है और डॉलर के आगे रुपया पस्त हो चुका है। $1 की कीमत 95 रुपए के पार हो गई है, और यही लगातार हम एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा कर रहे हैं कि इस हालात के असर को देखते हुए कितना उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि तेल की आग ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया है। तो देखिए, विदेशी मुद्रा में संकेत छिपा हुआ है। आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्या बताया गया है। मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार $691 बिलियन का है, लगभग इतना है विदेशी मुद्रा भंडार। फरवरी की शुरुआत में $728 बिलियन के लगभग था। विदेशी मुद्रा में कमी आई है, कितनी? $37 बिलियन की। और
ये कमी जो है इसमें और इजाफा ना हो, इसकी पूरी कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, लेकिन सरकार एक तरह का पैनिक बटन भी दबाती हुई नजर आ रही है क्या, कि आने वाले वक्त में कुछ बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, या फिर जनता पर बोझ जो है वो ज्यादा डाला जा सकता है, इसकी नौबत आ गई है क्या, या फिर अभी ऐसा नहीं है? उस हालात से हम बचें, इसके लिए ये अपील की गई है और ये कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, आम लोगों के मन में ये सवाल है कि चुनाव के दरमियान तो सरकार की तरफ से यही बयान दिए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, तो फिर अचानक एक हफ्ते में क्या गड़बड़ी हो गई, या फिर उस वक्त हम एडमिट नहीं कर रहे थे और अचानक हमने कहा कि अब तो पानी सर के ऊपर से जा चुका है, तो आप सब भी अपना अपना इंतजाम कर लीजिए। तो अगर हम सबको ही इंतजाम करना है, पब्लिक को ही इंतजाम करना है, तो पब्लिक फिर ये बात पूरी जानकारी के साथ सोचेगी कि असल में समस्या कितनी बड़ी है। क्या ये समस्या ईरान संकट की वजह से है, या समस्या घरेलू अर्थव्यवस्था में जो तमाम तरह के डिसीजंस लिए गए हैं उसका इम्पैक्ट है? ये जब तक जानकारी नहीं होगी उसका निदान करना मुश्किल है। रुपए के तुलना में 95 का जो डॉलर का जो वैल्यू आया है, अगर आप उसे देखें तो वो लगातार बढ़ते क्रम में जो है सो कई महीनों से चल रहा है, यानी कि ईरान युद्ध से पहले भी स्थिति यही थी। तो अगर उसकी वजह से ये हालत है तो आप क्या कहेंगे? रही बात सोने की, आप देखिए, जब सोना आपके पास होता है तो उससे विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती आती है, तो सोना नहीं रहने से उसका असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ फर्टिलाइजर की मैं बात करता हूं कि कहा गया कि आप फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करिए, सही बात है, ऑर्गेनिक खेती करिए, लेकिन इससे क्या होगा कि भारत जैसे देश जहां पर कि 1.5 अरब की आबादी है, वहां पर अगले साल जो फसल होगी वो फसल कम होगी, तो अगले साल फिर आप अकाल के लिए तैयार रहिए, अगले साल गंभीर खाद्यान्न संकट के लिए भी तैयार रहिए। देखिए, ये मामला इतना आसान नहीं है जितना आसान ये दिखता है, और अगर ऐसी बात है तो वैसी स्थिति में हमें इसका उपाय इस तरह से देखना होगा जहां पर सरकार सब जनता के सामने पूरी स्थिति बताए। आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सुरक्षा को देखते हुए ये शॉर्ट टर्म दर्द की जो कोशिश हो रही है इसका असर जरूर नजर आएगा, लेकिन उस बड़े स्तर पर नहीं। हालांकि सोने चांदी के दाम में भारी उठापटक जारी है, और जिस सोने का लगातार एक्सपर्ट के साथ साथ मनीष आप जिक्र कर रहे हैं, उसी पर इस वक्त की एक बड़ी खबर भी दे दूं, सोने के दाम 1,53,935 रुपए हो चुके हैं, चांदी 2,91,070 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। तो सोने चांदी के दाम को लेकर ही ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां ये साफ है कि किस तरीके से अब बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, और अब फिलहाल सोने चांदी की कीमत जो इस वक्त है उसी को लेकर इस वक्त ये एक और बड़ी खबर। और ये ऐसी खबर है जिससे बीते 48 घंटे से जनता के बीच असमंजस की स्थिति है, और गोल्ड व्यापारी नाराज हैं, भयभीत भी हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? इस बीच सीटीआई चेयरमैन ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त भी मांगा है, सुनिए उनका बयान। तो लोगों में भी पैनिक है कि शादियों के लिए सोने और ज्वेलरी की खरीदारी करें या ना करें। ज्वेलर्स के सामने भी चिंता है कि वो सोने का कितना स्टॉक अपनी दुकान पे रखें, और दूसरा जो छोटे छोटे सुनार हैं, ज्वेलर्स हैं, कारीगर हैं, उनके यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं, तो उनको भी डर सता रहा है कि वो 1 साल के लिए अगर काम कम हुआ तो कैसे सैलरी देंगे, तो लोगों की नौकरी और रोजगार का भी खतरा पैदा हो जाएगा। अगर सोने की डिमांड में गिरावट आई तो ये जो डिमांड है 800 टन से घटकर 500 टन हो सकती है, और लगभग 10,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान देश में हो सकता है। तो आपको हमने सुनवाया सीटीआई चेयरमैन क्या कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं उसे आप ऐसे समझिए कि लोग सोना क्यों खरीदते हैं, ये समझिए। पहली वजह, शादियों में देने के लिए सोना जो है वो हमारे देश में बहुत खरीदा जाता है। दूसरी वजह, आर्थिक सुरक्षा के तौर पर सोने को खरीदा जाता है, सोने का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी वजह, बैंक की योजनाओं से कहीं ज्यादा रिटर्न सोने में मिल रहा है, और बीते कई सालों का पुराना रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखें तो अगर किसी ने मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो उससे कहीं ज्यादा रिटर्न उसको सोने में इन्वेस्ट करके हासिल हुआ है। तो लोगों के सोना खरीदने की कई वजह हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी पहनने के लिए या शादियों में इस्तेमाल के लिए ही लोग सोना खरीदते हैं, बल्कि आज की तारीख में ये इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा जरिया बन चुका है। भारत 99% सोना विदेश से खरीदता है समीर, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बीच पीएम मोदी की 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील पर दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं, चांदनी चौक से ये रिपोर्ट देखिए।
बहुत बड़ा संकट है देश के ऊपर। युद्ध का असर हमारे देश पे भी पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, वो तेल पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, गैस पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो इधर सोना है। प्रधानमंत्री जी का सोचना है कि सोना हम अगर 1 साल रुक जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो यही सोच के उन्होंने अपील की है। ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, और इंडिया में इटसेल्फ इतना गोल्ड है जो रिसाइकिल करके भी बहुत ज़्यादा इस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। दिक्कत ये जो है हिंदुस्तान में इस समय, वो वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो है उसके रिगार्डिंग देश में भी प्रभाव आ ही रहा है। तो आर्थिक संकट से निकलना है, जैसे कहा कि आर्थिक संकट की स्थिति आ रही है देश में। जी, मोदी जी की अपील से फ़र्क तो पड़ेगा, पर इसमें जो पिछले 1-2 साल से हाई HNIs ग्रुप एज ए इन्वेस्टर भी गोल्ड में घुस गया था। तो ज्वेलरी सेक्टर पे तो पहले से 1-1.5 साल से इसका इम्पैक्ट आ गया। जैसे जैसे गोल्ड एप्रिसिएशन हुआ है प्राइस, तो ज्वेलरी सेक्टर वैसे ही डिक्लाइनिंग पे चल रहा है। देखिए, मोदी जी ने जो विदेशी मुद्रा बचाने की बात की है वो सही है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री इससे बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, स्पॉइल्ड हो जाएगी। जो कारीगर दस्तकार अपने हाथों से बनाने वाले हैं उनको काम नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, वो भाग जाएगा और बाज़ार में क्राइम बढ़ जाएगा। बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा। तो आम जनता की राय भी इस वक्त आपके सामने है, इसीलिए संदीप आपसे ये सवाल कर रही हूँ, ये बचत बनाम खपत का जो द्वंद्व है, ये जो असमंजस लोगों की बातों में साफ नजर आ रहा है, लोगों को तो यही लग रहा है कि अभी से हमें ये कड़वी दवा क्यों दी जा रही है। देखिए सुरभि जी, इसमें जो कंसर्न है, जिस बात को लेकर के चिंता है, ये बात अभी आपने दिखाया, वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये इशू जो है फॉरेन अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि इंपोर्ट बिल हमारा घटेगा गोल्ड को लेकर के, और इसीलिए वो समझते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन रिजर्व्स को लेकर के है। लेकिन ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड हमेशा हम सब जानते हैं और हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये महज एक इंडस्ट्री नहीं है, ये भारत के अस्मिता से जुड़ा हुआ ये इंडस्ट्री है। तो इसीलिए ये पॉइंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले तो मुझे लगता है पूरे देश में एक तरह से ट्रिगर पॉइंट हो गया कि आखिर ऐसा क्यों। वो इसीलिए क्योंकि ये आपकी पहचान होती है, आपकी अस्मिता होती है और आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होती है। तो उसी समय एक सब्स्टिट्यूशन भी देना होगा कि क्या इस इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यदि ऐसा होता है। जैसे भी अभी आपने जिक्र कर रहे थे कि अचानक पूरे देश में एक चर्चा हो गई कि आखिर जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इस पर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो इसलिए भी ज्यादा क्योंकि ये आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और आपकी अस्मिता सारे मुद्दों से जुड़ा हुआ। अदर जो 6 पॉइंट है उससे जनता को कोई इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सारे पॉइंट कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सेल्फ रिलायंस को लेकर के हो गया, या लॉन्ग टर्म से चली आ रही बातें हो गई। लेकिन ये इतना ही अभी आप दिखा रहे थे, व्यापारी भी समझते हैं कि यदि ये मुद्दा फॉरेन रिजर्व्स का है, यदि मुद्दा इंपोर्ट बिल का है, तो फॉर द टाइम बीइंग क्या इसको देश सहने के लिए तैयार है। मुझे लगता है 1 साल का जो उन्होंने सीमा रखा है, तो हो सकता है कि इस तरीके के सिचुएशन पर जब दुनिया में क्राइसिस हो, जब उस क्राइसिस का अनअवॉइडेबल सिचुएशन हम देख रहे हैं, कोई इसका रिजॉल्व नहीं हो रहा है, कोई इसका आंसर नहीं मिल रहा है, उस समय यदि हम ये बात करें कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए यदि डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए, आह्वान करते हैं जनता से, तो मुझे लगता है ये दोनों तरह का बैलेंस आपने भी दिखाया। एक तरफ चिंता भी है, दूसरी तरफ आर्थिक सुरक्षा की बात भी है। ठीक है, मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष झा, अपोजिशन भी, विपक्ष भी, देखिए मनीष से हमारा संपर्क लगता है टूट गया है, लेकिन ब्रजेश जी, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि प्लानिंग क्या की गई है, क्या उसके बारे में भी आने वाले वक्त में सरकार को बताना होगा। प्लानिंग की गई है या नहीं की गई है, या सिर्फ अपील अभी की जा रही है और सरकार को यह लग रहा है कि उससे ही काम चल जाएगा, लोग जो हैं वो सोना खरीदना कम कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ, 1 साल तक कोई सोना ही नहीं खरीदेगा, तो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का क्या होगा, वहां पर जो काम करने वाले लाखों करोड़ लोग हैं उनकी जॉब्स का क्या होगा। तो ये तमाम सवाल अभी लोगों के जहन में हैं, इस वजह से भी एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें असमंजस नजर आ रहा है। आप कैसे क्या कहेंगे? समीर जी, ये है तो इमरजेंसी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और ये इमरजेंसी थोप दी गई है किसी कारण जो कारण हमारे हाथों में नहीं है। जो हम जिक्र कर रहे थे यूएस और ईरान वॉर या हॉर्मुज को लेकर के,
बात सही है, कोई भी इमरजेंसी मैकेनिज्म में उथल पुछल होता है, इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं, लोग उसके ऊपर में विश्वास अपना मत प्रकट करते हैं जो कि सरकार के सोच के अनुकूल नहीं होता। तो सरकार को तो उसके ऊपर में एक अच्छा कोई सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि जो एक्सपर्ट्स है इसके ऊपर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही इसके ऊपर में चर्चा होगी, सदन में भी चर्चा होगी और सरकार भी कुछ व्यापक कदम उठाएगी जिससे लोगों को यही की जानी चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द, जनता से अपील तो की गई है लेकिन जनता के सामने सलूशन के साथ भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जो सिनेरियो बना हुआ है, हमने उस पर कोशिश की कि आपके जहन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब दिए जा सके।